बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जमहूरियत और मुल्की इदारे अपने रियासत की आवाम को डिलीवर कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उल्टी गंगा बह निकली है। अंधेर नगरी चौपट राज है। सिविलियंस के फौजी अदालतों के अंडर ट्रायल के मामले पर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग होती रही, फिर एक अपील हुई, फैसला मुअत्तल हुआ। लेकिन अब एक मरतबा फिर काजी फायद ईसा साहब ने एक बेंच तश्कील दिया है। इस बेंच के अंदर कौन कौन जजेस शामिल हुए हैं और क्यों सवालात खड़े हो गए हैं, इसकी तफसील इस वीडियो में जब आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि कौन से आम जजेस इस बेंच के अंदर शामिल नहीं किए गए और उसके पीछे वजह क्या है। जब कोई बेंचेस की तश्कील होती है तो उस वक्त पता चल जाता है कि इसके पीछे असल कहानी क्या हो सकती है। शायद अफरीदी जिनको शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पर जो पिछले 2 साल से मजालम ढाए जा रहे हैं उस पर वो खामोश है। और जो उसने गुफ्तगू की उस पर बहुत उस पर तनकीद हुई, लेकिन एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान ने आज शायद अफरीदी जो है उसको बड़ा दो टूक अंदाज के अंदर पैगाम दिया है। और वो पैगाम क्या है ये भी आपके सामने रखना है। साबक जज यानी जस्टिस शौकत सदीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, बिल आखिर आज उनको इंसाफ मिला है। लेकिन ये अधूरा इंसाफ जो है वो बहरहाल उनको मिला है। ये फैसला क्या आया सुप्रीम कोर्ट का जो महफूज किया गया था, ये भी आपके सामने रखना है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं जो मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की। पिछली वीडियो के अंदर जो जज साहब का मैंने जिक्र किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आपको इल्म है सरदार एजाज साहब, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सारा इस वक्त जो है वो खिलवाड़ हो रहा है और रियासत के जो इदारे हैं वो किस तरीके से यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इस पूरी गेम के अंदर शामिल है। लेकिन एक चीज जो उन्होंने बयान की और मीडिया ने उसको रिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई बताइए, आप बता रहे हैं कि यहाँ पे अडयाला के अंदर सिक्योरिटी का मसला है, तो यहाँ अडयाला जेल एक बाकायदा जो है वो घेरे के अंदर है, सिक्योरिटी यहाँ हर वक्त मौजूद है। यहाँ तो थ्रेट्स है आपको, यहाँ तो आपको खतरात है। लेकिन कल 23 मार्च को जो परेड होनी है, जहाज उड़ने हैं, इतनी वीआईपी शख्सियात होनी है, तो क्या उनको कोई खतरा नहीं है? यानी खतरा सारा इधर अडयाला जेल में आ गया है। तो ये एक वो सवाल उन्होंने उठाया है जिस पर जो है वो मीडिया के अंदर गुफ्तगू नहीं हो सकी। अब दूसरी तरफ है जस्टिस शौकत सदीकी। ये वो जज है जिनका इल्जाम है कि जनरल फैद हमीद ने इनको धमकी दी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को आउट करना है, इलेक्शन से पहले इनको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना जो है वो हमारी मेहनत जाया हो जाएगी। इन्होंने पिंडी बार को एक खिताब किया था, उसकी पादाश के अंदर इनको हटा दिया गया। अब देखिए हमें मरियम नवाज या नवाज शरीफ अच्छे लगे ना लगे, लेकिन शौकत अजीज सदीकी की बात में इसलिए वजन है कि फौजी जो लीडरशिप है वो ये मुदाखलत करती है। और उस वक्त जब शौकत सदीकी इस मामले पर बोला था तो यकीनी तौर पर बोलना बड़ा मुश्किल था, इसलिए इनकी बात को दुरुस्त ही माना जाना चाहिए। अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कादी फायद ईसा साहब ने बगैर उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा। जब हेयरिंग हुई तो काजी साहब को लगा कि शायद ये सिर्फ पेंशन का मामला है, ये तनख्वाहों का मामला है। लेकिन उन्होंने बताया भाई ये क्रेडिबिलिटी का मामला है, ये इज्जत का मामला है, ये आइन और कानून की हुर्मत और रूल ऑफ लॉ का मामला है। और ये सारी चीजें बिलाखिर समझाई गई। तो आज ये फैसला जो महफूज हुआ ये जो है वो रिवर्स किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दे दिया जो उनको हटाया गया उस वक्त। अदालत उज़्मा ने फैसला गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम कर दिया। कादी फायद ईसा की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है ने 23 जनवरी को शौकत सदीकी केस का फैसला महफूज किया था। अदालत उज़्मा ने शौकत सदीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश को कलअदम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सदर की जानब से जस्टिस शौकत सदीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया है। और अब 23 सफात का जो फैसला है इसके अंदर कहा गया है कि शौकत सदीकी को बहाल नहीं किया जा सकता, उन्हें रिटायर्ड जज तस्वर किया जाए। जैसे शौकत सदीकी यानी अब वो जज नहीं है क्योंकि उनकी उम्र पूरी हो गई है 62 साल। तो जज इस्लामाबाद रिटायर्ड और तमाम मराहत और पेंशन के वो हकदार होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत सदीकी को फेयर ट्रायल का मौका फराम नहीं किया और फिर जनरल फैद हमीद और दीगर एहलकारों पर अदलिया में मुदाखलत के संगीन इल्जाम आयद किए गए। जैसे शौकत सदीकी ने साहब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के असास मकामात में मुदाखलत के इल्जाम आयद किए। शौकत सदीकी को फेस टू फेस इल्जामात साबित करने का मौका फराम नहीं किया गया। अदालत ने यानी उधर से जिन लोगों ने इल्जामात लगाए उनको भी वो नहीं किया गया।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर लाजम है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को इल्जामात साबित करने का मौका फराहम करे। जस्टिस इखलाक, जस्टिस शौकत अली, जस्टिस मुदैर नकवी के मुकदमात में फैसले शहादतों की बुनियाद पर हुए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शहादतें रिकॉर्ड करने के बाद बरतरफी के फैसले दिए हैं। यानी दूसरी तरफ अपने जो मुखालफ हैं उनके लिए भी स्कोर सेटल किया गया है। इस फैसले के अंदर बहरहाल तफसीलात हैं। अब मामला वही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कुछ मजीद तफसीलात भी हैं, लेकिन उनको बहरहाल अब वो बहाल नहीं हो सकते चूंकि उनकी 62 ईयर्स एज से वो एक्सीड कर चुके हैं। मराआत और पेंशन और उनकी जो तनख्वाहें हैं वो उनको पिछली जो है तनख्वाहों का जिक्र नहीं है, तो वो उनको मिलनी चाहिए। ये एक बड़ा फैसला है, बिल आकर फिर भी उनको इंसाफ मिला है। अब एक और मामला है और वो है जो आप देख रहे हैं कि सिविलियंस का 9 मई के अंदर सियासी इज्तिमात हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भरकस निकाला उस पूरे मामले का। 2 दिन पहले बताया गया कि सियासी इज्तिमात जहां पर लोग पुरअमन एहतजाज करें उसको आप दहशत गर्द नहीं बना सकते। दहशत गर्दी की तारीफ बड़ी वादे है और वो सानिया APS और इस तरह के जो क्वेटा कचहरी पर हमला, इस तरह के वाकयात वो होते हैं असल में जो है वो सानहात। लेकिन यहां पर क्या है, वो कहते हैं कि ये सियासी इज्तिमात और वहां पे नारे लगाना, किसी को जख्मी नहीं किया, किसी पर फायर नहीं किया, किसी को डंडा नहीं उठाया, और वो एक उसको आपने दहशत गर्दी बना दिया है। तो अब यहां पर जो है वो एक चीज और बड़ी आम उठाई गई है और वो ये बेंच की तश्कील है। बेंच की जो तश्कील है उसके अंदर जो जो नाम शामिल है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। अब यहां पर ये बात बड़ी ही आम है कि इसके अंदर 5-6 रुकनी, अब पहले देखें 3 रुकनी बेंच है उसने फैसला दिया, फिर 5 रुकनी बेंच बनाया, उसके अंदर भी कादी साहब नहीं बैठे ताकि जो ताकतवर हल्के हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, फौजी अदालतें हैं, इस तरह के मुकदमात में कादी साहब खुद तशरीफ फरमा नहीं होते ताकि उनके ताल्लुकात शायद खराब ना हो। ये भी तासर है उनके बारे में, वो ताल्लुकात को मेंटेन रखना चाहते हैं। अब उस बेंच के अंदर पहले भी जस्टिस अतर मिनल्ला को शामिल नहीं किया। अब जो यहाँ पे बेंच बनाया है, इस बेंच पर जो सवालात उठे हैं वो बड़े आम है। इस बेंच के अंदर पहले तो आपको बता दूं कि शामिल कौन कौन है। इस बेंच के अंदर जी शामिल है 6 रुकनी बेंच है। पहले तो सरदार तारक मसूद नामी एक किरदार जो कौम की खुशकिस्मती कि वो सुप्रीम कोर्ट से चला गया है, वो कहता था कि बुनियादी हकूक पता नहीं हमें कहां ले जाएंगे। यानी ऐसा शख्स क्या जज की कुर्सी पे बैठ सकता है जिसको बिठाया ये लोगों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाता है। जजेस की जरूरत ही बुनियादी इंसानी हकूक के लिए, और वो इतना उकताहट फील करे तो उस शख्स के तो मराहत वापस ले लेनी चाहिए। उस जो उसको जज बनाया गया उससे तनख्वाहें वापस ले लेनी चाहिए, लेकिन वो ऐसे बात कर रहा था। अब उसको बिठाया और उसने फौजी अदालतों का खिलाफ जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल उसकी सरबराही में हुआ। अब 6 रुकनी बेंच बनाया, इसमें भी जस्टिस अतर मिनल्ला को शामिल नहीं किया, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल नहीं हुए, इसके अंदर जो है वो जस्टिस मंदोखेल शामिल नहीं हुए। चले वो पहले के अंदर आप कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कादी फाइज साहब खुद क्यों शामिल नहीं हुए, ये बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त कि ये फौजी अदालतों सिविलियंस का, पहले तो आप जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे कादी साहब, लोग ये कहते हैं कि उस वक्त आप बड़े बहादुर थे, आप बताते थे कि फैजाबाद धरना फलां ने दिया तो हम ये कर देंगे, फैसला भी आपने दिया, उस पर आप खुद साख्ता हीरो बने। तो अब कौम ये समझती है कि आप मैदान में आते और यहां फैसला करते, ये आपका पता होना था कि आप राइट हैं या आप लेफ्ट साइड पे हैं। लेकिन यहां भी कादी साहब पतली गली से निकले हैं, अब वो इस बेंच का हिस्से ही नहीं बने। 6 रुकनी बेंच उन्होंने तश्कील दिया, क्योंकि अगर वो होते तो या इधर से ताल्लुकात बिगड़ते या इधर से बिगड़ते। अवाम के सामने तो ऑलरेडी पूरा सिस्टम एक्सपोज हो चुका है, अवाम को तो सब पता है कौन क्या है। यानी वो कोई दबे लफ्जों में बोलेगा, कोई खुल के बोलेगा। अब यहां पे इसके अंदर है जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इनकी सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस हसन अदर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद ये बेंच में शामिल है। जस्टिस मुसरत हिलाली ये ऑलरेडी कादी साहब के साथ होती हैं। जस्टिस इरफान सआदत खान ये बेंच के अंदर, ये 6 रुकनी बेंच है, ये अब इसके अंदर समाप्त करेगा। अब ये जो है ये सारे जूनियर जजेस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तकरीबन ये सारे तकरीबन जजेस जूनियर हैं। जो सीनियर हैं मंसूर अली शाह या अतर मिनल्ला, उनको इस बेंच में शामिल क्यों नहीं किया गया, ये सवाल है। कादी साहब खुद इस बेंच में शामिल क्यों नहीं हुए। लोग देखना चाहते थे
کہ آئین اور قانون کی تشریح آپ سینئر ججز کرتے اور پتہ چلتا کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ لیکن یہ ایک سوال ہے اور یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو چیلنج کیا جانا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بہرحال قاضی صاحب کی یہ بھی مہربانی، لیکن لگتا یہ ہے کہ سویلینز بیچارے اب جو ہے وہ نہیں بچیں گے۔ جو ججز صاحبان یہاں پر موجود ہیں اور جو رویہ اوورال ان کا کیسز کے اندر نظر آتا ہے وہ اپنی جگہ شاید ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ ہیں شاہد آفریدی۔ ان کو شہباز شریف بڑے ایڈمنسٹریٹو اچھے لگتے ہیں، کبھی وہ اس طرح تعریف کرتے ہیں کبھی اس طرح۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر تو آپ نے کسی متنازع ترین بندے کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر بندے کی ایک ذاتی رائے ہے، وہ رائے دینے کا شاہد افریدی صاحب کو بھی حق ہے، باقیوں کو بھی حق ہے۔ کسی کو نواز شریف اچھا لگتا ہے، کسی کو زرداری اچھا لگتا ہے، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو اور جب تعریف کریں گے، سیاسی بات آپ کریں گے تو پھر آپ کو جواب سیاسی ملے گا، کیونکہ آپ جو ہے نا جو لوگوں کا یہ سوال ہے اور اس پر ریاکشن آیا، ریاکشن یہ ہے کہ بھائی 9 مئی کا ایک خود ساختہ سانحہ بہت سارے لوگوں نے اس کو قرار دیا، وہ کرا کے یا کر کے یا اس کے اندر جو لوگ ملوث تھے، جب صرف ان تک کاروائی محدود نہیں ہوئی اور جو کاروائی ہے وہ پوری پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں بدنیتی شامل ہے۔ بادی نظر میں یہ تحریک انصاف کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ شاہد افریدی صاحب آپ نے شہباز شریف کی تعریف کر دی، وہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹو ہیں، بڑے اچھے، جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن ان کے سربراہی میں ہوا، جو جن کے پنجاب کا صوبہ مقروض صوبہ بنا۔ یہ ایڈمنسٹریشن یہ نہیں ہے کہ شریف خاندان کے ذاتی ملازم ایک پچھلے 30 سال سے جو لوگ اقتدار میں ہیں بھائی، جو اقتدار کے اندر ہیں، ان کے اپنے ان کو پتا ہے ڈی پی او یہ ہے، ڈی سی او یہ ہے، یہ خاندان ہمارا نوکر ہے، یہ ہمارے چاکر ہیں۔ وہ ذاتی ملازم کے طور پر ایک ایک 37 ضلعوں کے اندر بندہ آپ نے ایک ایک اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او آپ نے ایک ایک اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ تو ذاتی ملازمین آلریڈی آپ کے اندر شامل ہوتے ہیں، کچھ آپ کو ایجنسیز بتا دیتی ہیں، یہ تو کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریشن یہ ہے کہ صوبہ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنا تھا پہلی مرتبہ، اس وقت پنجاب کتنا مقروض تھا، آج کتنا مقروض ہے۔ اس کے دور حکومت میں جب چھوڑ کے گیا ہے تو پنجاب صوبہ تو مقروض ہے بھائی، تو قرضے لے کے تو آپ گنگو تیلی کو بھی بٹھا دیں گے کسی کرسی پہ، تو وہ بھی پروجیکٹ بنا کے کہے گا ادھر میٹرو شروع کر دو، ادھر فلاں ٹرین شروع کر دو، اور یہ اگر کسی نے گڑبڑ کی تو میں یہ کر دوں گا۔ تو اب یہاں پہ پھر شاہد افریدی کو جواب ملا ہے کہ بھائی جو ظلم ہوا ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر، جو تباہی پھری ہے، جو پاکستانی قوم کے اوپر حملہ ہو رہا ہے سر عام پاکستانی قوم کا، پھر ابھی جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ڈکیٹی ہوئی ہے، آپ اس پہ نہیں بولے اور آپ کو شہباز شریف کی ایڈمنسٹریشن پہ بولنے کی فرصت ملی ہے۔ تو عمران ریاض نے اس پر تفصیل کے ساتھ ایک شائستہ لہجے کے اندر شاہد افریدی کو پورا سمجھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہد افریدی کو قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا، مگر انہوں نے ملک لوٹنے والوں سے لے کر مینڈیٹ چوری کرنے والوں تک کو مبارکبادیں دی، لوگوں نے برداشت کیا، مگر جب اپنی مقبولیت کی دھن میں مگن شاہد افریدی نے پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر پر کھل کر تنقید کرنا شروع کی تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پاکستان میں شاہد افریدی کی طرح ان سے کم تر اور ان سے بہتر بہت سے سٹارز موجود ہیں جو آج بھی مختلف انداز میں خود کو عوام سے جوڑے ہوئے ہیں۔ ان سب کی بھی اپنی اپنی سوچ ہے، مگر ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دل آداری نہیں کی، مگر شاہد افریدی کی نظریں شاید کسی اور ٹارگٹ پر مرکوز ہیں۔ عہدوں کے حصول کے لیے عزت داؤ پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا۔ اگر بولنا ہی تھا تو شاہد افریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا، تاکہ جن لوگوں نے اسے پیار دیا ان کی محبتوں کا حق ادا ہوتا، مگر لالا نے ہمیشہ غلط چھاٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کروانے کی روایت برقرار رکھی۔ تو یہ ایک بڑا اچھا میسج ہے بھئی، آپ ایک دھاندلی کے ذریعے بندہ آیا ہوا ہے، پوری پاکستانی قوم کی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور آپ اس کو مبارکبادیں دینے کی آپ کو پڑی ہوئی ہے، تو لوگوں کے جذبات آپ مجروح کر رہے ہیں۔ تو یہ عمران ریاض نے بڑا اچھا ان کو شٹ اپ کال تو میں نہیں کہتا، لیکن اچھا پیرائے کے اندر جواب دیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔